नमस्कार, हेलो मनी 9 मेरा सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा खास शो है जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, यानी कि शेयरों के बारे में आपकी जो भी दुविधाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके सवाल हैं, आपने कोई सौदा अगर ले रखा है उसको स्क्वायर ऑफ करना है, खरीदा है तो कब बेचना है, किस भाव पर बेच सकते हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इस शो में हम खास तौर पे इसी पे फोकस करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आज बहुत कुछ खास रहने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे ग्लोबल मार्केट्स के बारे में, क्या कुछ हो रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, उसका असर इंडियन मार्केट्स पे क्या देखने को मिल रहा है, जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी आए हैं, उनका असर भारतीय बाजारों पर कैसा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुछ बजिंग स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस करेंगे। शौर्य हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि चौथी तिमाही में कंपनी के जो नतीजे आए हैं वो किस तरह के रहे हैं, उस पर भी खास तौर पर बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ आपको आपके सवालों के जवाब तो देंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस, कुछ ऐसे स्टॉक जिन्हें आप खरीदारी करके चल सकते हैं छोटी से लंबी अवधि के लिए, उन पर भी आज फोकस करेंगे हमारे मेहमान के साथ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट्स में कि आज कैसा कारोबार बाजार में देखने को मिल रहा है। 1 जून का दिन है, लेकिन गुरुवार है, तो उस लिहाज से वीकली एक्सपायरी होने वाली है कुछ ऑप्शंस की, तो उसका जो इंपैक्ट है वो मार्केट्स पे आज साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। काफी उतार चढ़ाव आज मार्केट्स में देखने को मिला है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिलहाल करीब 15 पॉइंट के आसपास की तेजी के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। आज अगर शुरुआत देखें तो निफ्टी में 18,579 के स्तर के आसपास देखने को मिली थी। उसके बाद हमने बाजार में गिरावट भी आती हुई देखी, एक बड़ा डिप था जो कि मार्केट में आता हुआ दिखा, और उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली, और फिलहाल 18,550 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं। तो रिकवरी आप कह सकते हैं कि मार्केट्स में साफ तौर पर देखने को मिली है। बैंक निफ्टी जिसने रिकॉर्ड हाई छुआ था इसी हफ्ते 44,498 का, वहां पे अगर आप देखें तो आज शुरुआत मजबूती के साथ हुई, और वहां पे भी निफ्टी की तरह ही एक डिप हमने शुरुआत के बाद ही आते हुए देखा, लेकिन लोअर लेवल से बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखें तो रिकवरी काफी अच्छी देखने को मिली। यानी कि बैंकों में जो खरीदारी का रुझान है लोअर लेवल पे वो विदेशी निवेशकों का तो है ही है, उसके साथ साथ जो संस्थागत निवेशक हैं उनकी ओर से भी खरीदारी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। इसमें बड़ी वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट्स में जो एक्शन हो रहा है उसको कहीं ना कहीं बाजार मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं। कल अगर आपको याद होगा तो यूएस में जो डेट सीलिंग है उस पर कल यूएस हाउस में वोटिंग हुई है, जहां पे 314 वोट उसके समर्थन में गिरे हैं, तो उससे ग्लोबल मार्केट्स को राहत मिली। लेकिन उसके बावजूद कल के सेशन में डाउ यानी यूएस के जो बाजार हैं वो गिरावट के साथ ही वहां पे क्लोजिंग देखने को मिली। चिंताएं इस बात को लेकर हैं कि क्या आगे भी ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी का सिलसिला है फेड की ओर से वो जारी रहेगा। अगर ऐसा रहता है तो वो कहीं ना कहीं बाजार के लिए चिंता की बात हो सकती है, जिस वजह से हमने देखा कि यूएस के मार्केट्स कल गिरकर बंद हुए, बावजूद इसके कि जो डेट सीलिंग का बिल है वो कहीं ना कहीं लोअर हाउस में पास हो गया है। अब ये सेनेट के पास जाता हुआ दिखेगा, तो जो दरें बढ़ने की चिंता है यूएस के मार्केट्स को वो कहीं ना कहीं अभी भी सताती हुई नजर आ रही है। 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो हालांकि गिरी है, 3.6% के नीचे आई है। और इंडियन मार्केट्स की जहां तक बात है तो कच्चे तेल में एक राहत देखने को मिली है। जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में सर्ज आ रहा है, मजबूती आ रही है, कच्चा तेल 4 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ब्रेंट क्रूड का भाव अगर आप देखें तो $73 के भी नीचे फिसला है, तो उससे कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स में राहत देखने को मिली है, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि आज हरे निशान के साथ मार्केट्स में फिलहाल कारोबार देखने को मिला, लो लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली है। तो बाजार में अब रणनीति कैसे बनानी चाहिए इस पर फोकस कर लेते हैं। हमारे जो मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो है अनुज गुप्ता जी, आईएफएल सिक्योरिटीज में वाइस प्रेसिडेंट हैं। अनुज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मनी 9 पर। नमस्कार संदीप जी। सर, मार्केट में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह का माहौल है वैसे ही कहीं ना कहीं शुरुआत देखने को मिल भी है, लेकिन लोअर लेवल से हमने देखा है कि आज इंडियन मार्केट्स में चाहे हम निफ्टी की बात करें चाहे बैंक निफ्टी की बात करें, अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। वीकली एक्सपायरी है उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिला है, लेकिन ये जो रिकवरी हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर किसी को रणनीति बनानी हो, ये जो आज उठापटक वाला बाजार है या तो फिर उतार चढ़ाव मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, कैसे रणनीति बनानी चाहिए? पहले जरा निफ्टी के बारे में बताएं सर। देखिए, अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखेंगे तो जैसा कि अभी 1 जून है, और अगर आप मई के डेटा को देखेंगे तो करीबन 27,800 करोड़ की जो खरीदारी है वो एफआईआईज ने करी है। तो ये तीसरा महीना गया है जो कि कंसेक्यूटिवली पॉजिटिव रहा है एफआईआईज के इनफ्लो के लिए। वहीं अगर आप देखेंगे तो कल जीडीपी के नंबर्स आए जो कि एक्सपेक्टेड से ज़्यादा अच्छे नंबर्स थे, तो वो एक पॉजिटिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर ग्लोबल फ्रंट की बात करें तो जिस तरीके से डेट सीलिंग, यूएस डेट सीलिंग पे एक पॉजिटिव आउटकम आया, तो वो एक ग्लोबल फ्रंट पर एक कुशन प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही फ्रंट पर मार्केट को पॉजिटिव आउटकम्स आते हुए दिखे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो अभी भी पॉजिटिव है।
जहां तक सवाल है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट मंथ से अभी तक आउट परफॉर्म करते हुआ दिखाई दिया है। और जिस तरीके से निफ्टी कंटिन्यूसली 18,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि पहले एक रेजिस्टेंस था, अब वो सपोर्ट बन गया है, तो और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो जो कि इंपॉर्टेंट है कि मार्केट एक सपोर्ट दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सेंटीमेंट अभी बने हैं मार्केट के, चाहे वो ग्लोबल फ्रंट पे हो, चाहे डोमेस्टिक फ्रंट पे हो, चाहे वो फंडामेंटल साइड में हो, तो मुझे लग रहा है कि अभी जो सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव में है। और लेवल वाइज भी अगर आप देखेंगे तो पहले 18,200, फिर 18,400, स्टेप स्टेप बाय स्टेप मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट हमने रिसेंटली देखा था कि बैंक निफ्टी ने अपने लाइफ टाइम हाई को टेस्ट किया था, नया हाई बनाया है, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट हाई के आसपास से आता हुआ दिखाई दिया है। तो मोमेंटम जो है इंडेक्स में पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप जो शेयर्स देखेंगे, जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, सभी में हमने काफी अच्छी मोमेंटम आते हुए देखा है। कई स्टॉक्स 52 वीक्स पे हाई पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप एक पूरा पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो पॉजिटिव का है, क्योंकि रिजल्ट साइड से भी काफी अच्छे रिजल्ट हमने कंपनी के आते हुए देखे हैं, और इकोनॉमिक फ्रंट पे भी हमने काफी अच्छी ग्रोथ आते हुए देखी है। तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी है डेफिनेटली यहाँ पर आगे आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई देगी। हालांकि आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, बट मेरा मानना है कि जल्दी ही आपको 18,700 18,800 तक के लेवल निफ्टी में आते हुए दिखाई देंगे। चलिए तो सर, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले ज़रा आपने जो एक मैक्रो इंडिकेटर्स की बात करी है, जीडीपी ग्रोथ की बात आपने करी, उसमें मैं एक क्रूड के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि कमोडिटीज़ में शेयरों के अलावा आपकी काफ़ी महारत हासिल है सर आपको। तो उस लिहाज से जो क्रूड में गिरावट देखने को मिली है, इनफैक्ट 4 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया है, वहां पे किस तरह का रुझान देखने को मिला? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की जहाँ तक बात है तो हमारे देश के लिए कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी कहीं ना कहीं जो लागत है वो डिसाइड होती है कंपनियों की। हालांकि जो नतीजे आए हैं कंपनियों के ज़्यादातर अच्छे ही देखने को मिले, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे भी शौर्य के साथ। लेकिन सर, क्रूड को लेकर क्या व्यू बन रहा है फिलहाल? देखिए, क्रूड अगर आप देखेंगे तो लास्ट मंथ करीबन 10% भाव गिरे हैं ब्रेंट के। और अगर आप इसको देखें तो नवंबर से लगातार ये एक नेगेटिव टेरिटरी में रहा है। नवंबर में इसने करीबन $90 का हाई बनाया था, और उसके बाद अगर हम देखें तो अब करीबन $71-72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करीबन लास्ट मंथ में 10% के आसपास के क्रूड के प्राइस नीचे गिरे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि क्रूड के प्राइसेस से काफ़ी कुशन हमको इंडियन इकोनॉमी में आता हुआ दिखाई दिया है। और क्रूड के प्राइसेस जो कि आगे भी लग रहे हैं कि अभी डाउन हो सकते हैं, क्योंकि क्रूड की जो इन्वेंट्री है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है, सप्लाई काफ़ी स्ट्रांग हुई है। हालांकि डिमांड उतनी नहीं है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि क्रूड के प्राइस नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। तो मेरा मानना है कि क्रूड अभी भी एक कुशन में रहेगा, एक भावों में एक गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। हालांकि कहीं ना कहीं ओपेक ऐसा मान रहा है कि वो आगे चल के प्रोडक्शन कट कर सकता है, तो उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट आ सकता है। मगर मुझे लगता है कि करंट जो रेंज चल रही है ये एक काफ़ी कुशनेबल रेंज है, जहाँ पर इंडियन इकोनॉमी को एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से मार्केट अभी, अगर आप आने वाले 2 या 3 महीने की बात करें, तो मुझे लगता है कि इन्हीं लेवल्स पे मार्केट सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम एक रेंज की बात करें तो $65 से लेकर $80, ये एक रेंज है ब्रांड की, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रेड होती हुई दिखाई देगी। तो $65 से $80 ये रेंज है जहां पे ब्रेंट क्रूड कहीं ना कहीं कारोबार करता हुआ दिख सकता है। 4 जून ये डेट है, आप नोट कर लीजिए, जब ये ओपेक की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें जैसे अनुज जी हमें बता भी रहे हैं कि प्रोडक्शन कट यानी उत्पादन में कटौती का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं ओपेक की ओर से आ सकता है। लेकिन सऊदी अरेबिया और रूस के बीच में इस बार माना जा रहा है कि काफ़ी तनाव की स्थिति है, जिसको लेकर बाजार भी कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा है कि शायद जो उत्पादन कटौती है उस पर फैसला ना होता हुआ दिखे, जिस वजह हम देख रहे हैं कि क्रूड में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एक बार आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, कहां पे आपको अपना सवाल पूछना है। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आपके मन में अगर कोई भी दुविधा है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, शेयरों से जुड़ा हुआ, वायदा बाजार से जुड़ा हुआ, ऑप्शन से जुड़ा हुआ, तो ये नंबर आपके सामने है 9311121874। इस पर आप चाहें तो हमें अपने सवाल भेज सकते हैं या हमें कॉल लगा सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। आप चाहें तो हमें ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। जो पहला सवाल, जो पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं ओम प्रकाश साहू जी। वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं, भोपाल से हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं, क्या दुविधा है? सर मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने LIC का IPO अप्लाई किया था तो मुझे उसके शेयर मिल गए थे। तो सर अभी तो वो बहुत नीचे है, तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ उसके और शेयर ले लूँ तो उसको एवरेज कर लूँ क्या, वो और नीचे तो नहीं जाएगा अभी? तो आपने पॉलिसी होल्डर के कोटे से अप्लाई किया था? क्योंकि मैं आपकी प्राइस जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि इशू प्राइस इसका 949 रुपये था।
सर नॉर्मल 904 रुपए का सर, जो नॉर्मल 904 रुपए का नॉर्मल डिस्काउंट के साथ आपने लिया था। 904 रुपए का इनका कॉस्ट है। अनुज जी, हम देख रहे हैं कि एलआईसी की लिस्टिंग को 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। 40% अपने इशू प्राइस से यानी कि 949 रुपये के प्राइस से गिर चुका है और अभी भी आप देखेंगे तो इसका जो प्राइस है वो 600 रुपये के आसपास ही है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जिन्होंने भी आईपीओ में पैसा लगाया था भारी नुकसान उनको होता हुआ दिख रहा है। ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद भी हैं, ऐसे एक दर्शक, ऐसे एक निवेशक जिन्होंने पैसा लगाया था। तो लॉन्ग टर्म का जो सिद्धांत है वो स्टॉक के साथ कहीं ना कहीं सही नहीं बैठता हुआ दिखा है कि 1 साल से ज़्यादा की होल्डिंग के बावजूद भी इस शेयर में नुकसान ही होता हुआ दिख रहा है। क्या करना है सर ओम प्रकाश जी को भी, और जो नई फ्रेश पोजीशन एलआईसी में लेना चाहते हैं उनके लिए क्या राय होगी? देखिए, एलआईसी ने मार्च के महीने में लो बनाया था करीबन 530 रुपए का, और वहां से अगर आप देखें तो करीबन 598 के जो लेवल्स हैं वो आते हुए दिखाई दिए हैं। लास्ट मंथ करीबन 8% से ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी बनती हुई देखिए, तो एक लोअर लेवल से रिकवरी हम देख रहे हैं। पिछले 2 महीनों से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग किया है, तो ये इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर यहाँ पर एक्यूमुलेशन देखने को मिला है। तो मेरी सलाह है कि जिनके पास आईपीओ के लेवल्स हैं तो वहाँ पर वो अभी यहाँ पर करंट रेट पे खरीदारी कर सकते हैं। हमें लगता है कि एक बार ये स्टॉक ऊपर में 640 680 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो ये लेवल पे हम जनरली देखते हैं कि काफ़ी एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है और यहाँ से ऊपर के लेवल आते हुए दिखते हैं। तो करंट रेट मुझे लगता है कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर हमें लगता है कि 660 से लेकर 680 तक के लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं, और यहाँ पर एक एवरेजिंग के तौर पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। डेफिनेटली स्टॉक में हमने पूरे साल में काफी बड़ी गिरावट देखी है, बट करंट रेट अभी मुझे लग रहा है कि एक ओवरसोल्ड जोन में है और यहाँ से एक रिकवरी, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये राय फिलहाल एलआईसी के स्टॉक पर आती हुई नजर आ रही है। अगले दर्शक, अगले कॉलर जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं अंकित ऋषिकेश से। इनफैक्ट उनसे फ़ोन लाइन पे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी फ़ोन लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी है। उनका सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। ऋषिकेश से हमारे साथ अंकित जी ने जो अपना सवाल शेयर किया है, उनके पास एनएलसी इंडिया यानी कि निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, जिसे हम पहले निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के नाम से जानते थे, 300 शेयर उनके पास हैं, 84 रुपये का भाव है। तो एनएलसी इंडिया में सर जिसके पास 84 रुपये की खरीद है वो क्या 6 महीने तक इसे और होल्ड कर सकते हैं? एनएलसी इंडिया पर क्या राय होगी आपकी? देखिए, एनएलसी इंडिया अगर आप देखेंगे तो लास्ट मंथ में करीबन 16% इंक्रीज हुआ है और स्लो एंड स्टडी ये ऊपर की तरफ स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। अभी 93 के आसपास के लेवल्स हैं। मेरे हिसाब से एक बार ये यहाँ पर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 84 के आसपास की बाइंग है तो ऑलमोस्ट 10-11% का रिटर्न इनको यहाँ पे मिल रहा है। तो एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकआउट आया है तो यहाँ पर अभी और पोटेंशियल है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार ये 102 से लेकर 104 रुपए तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो हालांकि प्रॉफिट में है तो एक बार प्रॉफिट पार्शियली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और पार्शियल को यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं 102 से लेकर 104 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं अंकित जी, और जो लेवल्स आपको सुझाए गए उन पर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कुछ यूट्यूब पे भी हमारे दर्शक हैं जो हमारे साथ अपने सवाल शेयर कर रहे हैं। उनमें से एक दर्शक हैं विवेक गोयनका जी। उन्होंने डेटामेटिक्स के स्टॉक ले रखे हैं, 50 शेयर उन्होंने खरीदे हैं, 460 रुपये ये उनकी खरीद का भाव है। तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में हमने देखा है कि दिग्गजों की तुलना में जो नतीजे आए थे वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे, और वहाँ पे जो रुझान है, जो खासतौर पे एक्शन देखने को मिला है, वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो डेटामेटिक्स सर 460 रुपये पे जिसने खरीदा है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं? ये सवाल है, क्या जवाब होगा सर? देखिए, अभी हम देखें तो अप्रैल में इसने करीबन 292 के आसपास का लो बनाया था, वहां से उठ के करीबन 200 रुपए की ऑलमोस्ट तेजी यहाँ पर आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से एक्सटेंडेड रैली हो चुकी है, तो करंट रेट पे थोड़ा सा रिस्की होगा स्टॉक को लेना। जिन्होंने खरीदारी कर रखी है उनके लिए सलाह है कि प्रॉफिट बुक करें, और जिनको अगर फ्रेश बाय करना है तो वेट करें। नीचे मुझे लगता है कि अगर एक बार स्टॉक ये 430 440 की रेंज में मिलता है तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। काफी अच्छा सपोर्ट है 430 440 पे, जहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो करंट रेट पे तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। 430 तक आए तो खरीदारी करें। स्टॉप लॉस जो है करीबन 385 पे लगा सकते हैं। मेरा मानना है कि जिस तरीके से मोमेंटम आया है तो ये स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड का कैंडिडेट है, और ऊपर मुझे लग रहा है कि 520 से लेकर 540 तक के लेवल आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो डेटामेटिक्स में हाल फिलहाल हमने देखा कि काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा है। तो फिलहाल आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है लोअर लेवल्स पे, फिर आप चाहें तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 520 530 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन
करंट लेवल्स पे आपको खरीदारी नहीं करनी है, ये राय निकल के सामने आ रही है। तो लोअर लेवल्स पे यानी कि डिप्स का वेट करें, जब नीचे ये स्टॉक मिले तब आपको इस स्टॉक में खरीदारी करके चलनी है। अनुज जी, हमने देखा है कि आज मार्केट्स में कुछ सेक्टर्स में अगर आप देखें तो खास तौर पे जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला है। जो खरीदारी का रुझान है वो रियल एस्टेट स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप इंडाइसिस की बात करें तो रियल एस्टेट आज देख रहे हैं कि 1.5% की मजबूती के साथ टॉप गेनर है। रियल एस्टेट स्टॉक्स को लेकर आपकी क्या राय बनती हुई नजर आ रही है, चाहे वो डीएलएफ हो, सोबा हो, प्रेस्टीज एस्टेट्स हो? इन स्टॉक्स में हमने देखा है कि जिस तरह की खबरें हैं कि लग्जरी सेगमेंट में जो हाउसेस की जो डिमांड है वहाँ पे काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है, तो उसका जो फायदा है वो कहीं ना कहीं डीएलएफ, सोबा लिमिटेड, इन जैसे स्टॉक्स में साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपकी क्या राय बन रही है सर रियल एस्टेट एज अ पैक को लेकर? देखिए, रियल एस्टेट पैक में हमने काफी टाइम के बाद एक अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है और कंपनीज के नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं। मेरे हिसाब से रियल एस्टेट सेक्टर जो है एक अच्छा सेक्टर है जो कि एक शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए प्रेफरेबल हो सकता है खरीदारी करने के लिए। हालांकि हमने लास्ट वीक भी अपने पोर्टफोलियो में डीएलएफ को ऐड किया था और मुझे लगता है कि आज भी डीएलएफ मेरा टॉपिक है यहाँ पर। तो डीएलएफ मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 52 वीक के हाई आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो डीएलएफ काफी अच्छा स्टॉक लग रहा है। यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। 450 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 520 तक देखने को मिल सकता है। तो डीएलएफ एक रियलिटी स्टॉक में अच्छा कैंडिडेट है जिसमें खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें शोभा लिमिटेड की, तो यहाँ पर भी हमने पिछले रेगुलर 4-5 हफ्तों में अच्छी मोमेंटम आते हुए देखी है और एक अच्छा स्टॉक ये लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। मेरे हिसाब से शोभा लिमिटेड के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में मुझे लग रहा है कि जल्दी स्टॉक ये आपको 625 से लेकर 640 तक के लेवल दिखा सकता है। 520 पे स्टॉप लॉस लगाएं, तो मोमेंटम इसके अंदर भी है। और अगर हम देखें तो इस हफ्ते भी काफी अच्छे मोमेंटम देखने को मिले। ऑलमोस्ट 10% की रैली हम इस स्टॉक में देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं शोभा डेवलपर्स में। रियल एस्टेट के अलावा सर हमने देखा है कि जो हेल्थ केयर फार्मा स्टॉक्स हैं उन पे भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। इनफैक्ट जो रिजल्ट्स भी आए हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। अपोलो हॉस्पिटल एक स्टॉक है जो आज भी अगर आप देखें तो करीब 4% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। निफ्टी में सबसे चढ़ने वाला शेयर है, ये निफ्टी का टॉप गेनर है। 4% की मजबूती शायद इसलिए भी है कि नतीजे जो आए थे, नतीजे तो अच्छे रहे थे, उसके बाद जो ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है वो भी पॉजिटिव साइड पे है। मैं अभी जेफरीज की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने खरीदारी की राय दी है और 5300 तक के जो टारगेट्स हैं वो सुझाए गए हैं। आज स्टॉक 4% ऊपर है, उसके बाद 4800 का प्राइस है और जो टारगेट प्राइस दिए गए हैं 5300 के, वो मौजूदा लेवल से भी यानी कि करंट लेवल से भी देखें तो करीब 500 रुपये ऊपर हैं। चार्ट्स पे क्या नजर आ रहा है सर? क्या अपोलो हॉस्पिटल में मौजूदा लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है? क्या यहाँ पे कोई अपसाइड की गुंजाइश बन रही है? देखिए, डेफिनेटली ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि जल्दी ही आपको 4950 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। इस हफ्ते हमने काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा। इनफैक्ट जो ये हफ्ता गया है, इसी हफ्ते में इसने ब्रेकआउट लिया है। 4720 का एक लेवल था जो कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे था, इसने इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ट्रेवल किया है। मेरे हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है। अगर ये स्टॉक 10 से 20 रुपए नीचे आता है करीबन 4780 4790 के आसपास तक, तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 4 या 950 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम इसमें पॉजिटिव है, मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 4520 एक सपोर्ट जोन है जहां पर मुझे लगता है कि इसका स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉक के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 4940 तक के जो लेवल्स हैं वो अपोलो हॉस्पिटल में इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। आज स्टॉक एक्शन में भी है, काफ़ी दमदार तेजी देखने को मिल भी रही है और ये आगे और भी कंटिन्यू रह सकती है। कुछ और दमदार स्टॉक्स के ऊपर ही फोकस करते हैं, जो बजिंग स्टॉक्स हैं उनके ऊपर एक एक करके नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज की। ये स्टॉक आप देखिए, जब नतीजे आए थे उसके बाद से लगातार 2 दिन से एक्शन में है। आज भी भरपूर तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। स्टॉक ने आज नया 52 वीक हाई टच किया है। कल भी 52 हफ्ते का नया उच्चतम स्तर बनाया था, आज भी 52 हफ्ते की तेजी देखने को मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि Q4 में इस कंपनी का जो मुनाफा है साल दर साल 11% बढ़कर आया है। करीब 95 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर उन्होंने पोस्ट किए हैं, लेकिन तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो नंबर आपको बहुत मजबूत नजर आएंगे। इनफैक्ट तिमाही दर तिमाही अगर आप देखें तो मुनाफे में 2.5 गुना की बढ़त देखने को मिली है। छोटा बेस था तो वहां से मुनाफे में बड़ा उछाल देखने को मिला, जिसको लेकर बाजार काफी उत्साहित है, जिस वजह से 52 हफ्ते की ऊंचाई देखने को मिली और 2 दिन में ही स्टॉक में 20% के आसपास का उछाल देखा जा चुका है। अनुज जी, इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज 52 हफ्ते की ऊंचाई पर है, क्या ब्लू स्काई जोन में स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। शॉर्ट टर्म का ये कैंडिडेट है और जिस तरीके से इसमें रिकवरी देखी गई है, मेरे हिसाब से आगे भी कंटिन्यू रहेगी। मार्च के बाद इसमें कंटिन्यूसली एक अच्छे मोमेंटम इसमें आते हुए देखे हैं। हमें लगता है कि इंडो काउंट में खरीदारी का ट्रेड
ले सकते हैं, करंट रेट से भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि नीचे में करीबन 168 का लगा है, हमें लग रहा है कि ऊपर में ये अभी पोटेंशियल है 210 से लेकर 220 तक जा सकता है स्टॉक ये। तो स्टॉक के अंदर अच्छा ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स इंटरेस्टिंगली काफी टाइम के बाद स्टॉक में आते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पर अच्छा एक मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। मुझे लग रहा है कि आगे अभी ये 10 से 12% और स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ सकती है। तो 10 से 12% का और अपमूव इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है। जो अपमूव है वो जारी रह सकता है, तो आप भी चाहें तो इस तेजी को, इस खरीदारी को राइड करके चल सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक जिसमें आज काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, इनफैक्ट निफ्टी का टॉप लूजर है, और वो है कोल इंडिया का, और उसकी वजह है ओएफएस का अनाउंसमेंट जो कि कल बाजार बंद होने के बाद हुआ है। 3% तक सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है वो ओएफएस के जरिए बेचना चाहती है, और शेयर में जो गिरावट की वजह है वो है ओएफएस का प्राइस। मंगलवार की क्लोजिंग से अगर आप देखें तो स्टॉक के जो प्राइस बताया गया है, फ्लोर प्राइस सेट किया गया है, वो 225 रुपये का है, और 225 रुपये का जो प्राइस है वो 7% के डिस्काउंट पर है मंगलवार की क्लोजिंग से। जिस वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार करीब 18.5 करोड़ शेयर बेचना चाहती है। नॉन रिटेल के लिए ये ओएफएस आज खुला हुआ है, और रिटेल का जो पोर्शन है वो कल खुलेगा, यानी कि 2 जून को ये रिटेल के लिए खुलता हुआ दिखेगा। सरकार फिलहाल इस कंपनी में 66% के आसपास हिस्सेदारी होल्ड करती है, और 3% अगर पूरा हिस्सा बिक जाता है, ओएफएस पूरी तरह सब्सक्राइब होता है, तो सरकार का हिस्सा घटकर 63% के आसपास आ जाएगा। लेकिन बाजार काफी सरप्राइज हुआ है, और खासतौर पर जो प्राइसिंग है उसके बाद हमने देखा है कि स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। पहली बात तो सर चार्ट पे बताइए कि कोल इंडिया कैसा नजर आ रहा है, और दूसरा ये भी बताइए कि जो ओएफएस में सब्सक्राइब करने की सोच रहा है, क्या उसे ओएफएस में लेना चाहिए या थोड़ा रुकना चाहिए, नीचे और भी जाने की गुंजाइश है तो उसके बाद अगर खरीद ले, क्या सपोर्ट लेवल्स हैं और किन लेवल्स को ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो ये स्टॉक पिछले लगातार 9 हफ्तों से पॉजिटिव क्लोजिंग करता हुआ रहा है। मार्च के बाद से हर हफ्ते इसने पॉजिटिव क्लोजिंग करी है, तो कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है स्टॉक में पॉजिटिव बना था, और कहीं ना कहीं अब इस हफ्ते में ओएफएस के बाद से इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो स्टॉक का अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो पॉजिटिव है, मेरे को लगता नहीं कि कोई यहाँ पे ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली ओएफएस के अंदर आपको एंट्री करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का जो मॉडल है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कंपनी का जो मॉडल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, और कोल जो कि सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, एनर्जी का सबसे बड़ा पार्ट है इंडिया के अंदर, और यहाँ कहीं ना कहीं कोल को हम एक्सपोर्ट भी यहाँ पर अब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है मेरे हिसाब से, और जनरली डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो ये भी एक एड ऑन रहता है इसमें। तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया में ओएफएस के थ्रू खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन 215-210 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। हालांकि थोड़ा सा लंबा सपोर्ट है, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 215-210 के आसपास स्टॉक आता हुआ दिखाई देगा, तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। तो मोमेंटम अच्छा है इसके अंदर, हालांकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और आने दे, 215 के आसपास इसमें एंट्री कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के ओएफएस में सब्सक्राइब नहीं करना है, आप ये कह रहे हैं ना? देखिए, ओएफएस में वेट करें, और अगर करना चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ना करें, क्योंकि ओएफएस में अगर आपको मिलता है तो दैट इज अ वेल एंड गुड, अगर उसके बाद भी नीचे भी मिलता है तो एंट्री भी कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, अगर ओएफएस में करना वहां भी कर सकते हैं, नहीं तो ओपन मार्केट से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ओपन मार्केट में हो सकता है कि आपको जो फ्लोर प्राइस सेट किया गया 225 रुपये का, उसके नीचे भी मिले, तो आप इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो लेवल्स नहीं आएंगे तो आप ओएफएस में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा हमें अनुज जी बता रहे हैं। जेंसा टेक्नोलॉजीज एक और मिड कैप आईटी स्पेस का स्टॉक है जो कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर है। आज इस स्टॉक ने 393 रुपये 50 पैसे का 52 हफ्ते का उच्चतम सर्च हुआ है। दरअसल इसके भी नतीजे आए हैं, और नतीजों के बाद से आप देखें तो करीब 25% के आसपास का उछाल स्टॉक में देखने को मिल चुका है। वजह वही है कि दिग्गजों की तुलना में जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं उनके नतीजे काफी दमदार देखने को मिले हैं, अच्छे रहे हैं, अनुमान से बेहतर रहे हैं। मुनाफा आप देखिए इस कंपनी का करीब 56% बढ़ा है, 119 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर इन्होंने तिमाही दर तिमाही ग्रोथ के साथ पोस्ट किए हैं। इनके मार्जिन में भी सुधार हुआ है, जो कि बड़ी कंपनियों के विपरीत है। 7.11% के मुकाबले 11.6% के मार्जिन इस कंपनी ने रिपोर्ट किए, और जो आय ग्रोथ है, डॉलर आय ग्रोथ है, वो 1.1% की रही है। 2 तिमाही के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इस कंपनी ने आय ग्रोथ दर्ज करी, यानी कि उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे बाजार काफी उत्साहित हुआ। और देखिए आप 25% की जो उछाल है वो स्टॉक में नतीजों के बाद देखने को मिल चुकी है। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो मानते हैं कि 445 तक के जो लेवल्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 390 रुपए के आसपास जेंसा टेक्नोलॉजीज में अनुज जी क्या राय होगी, खरीदारी करें, 400 के लेवल पार होंगे? देखिए, बिल्कुल बड़ा अच्छा पैटर्न इसने बनाया है, और जिस तरीके रिजल्ट पोस्ट हुए हैं ये काफ़ी सपोर्टिव हैं। मुझे लगता है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं इस स्टॉक को, और स्टॉक में जो वॉल्यूम्स यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट भी यहाँ देखने को मिला है। मेरे हिसाब से जल्दी ही ये आपको स्टॉक ये
400 के लेवल ब्रेक करता हुआ एटलीस्ट 420 425 के लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो जेंसर टेक्नोलॉजी में मेरे हिसाब से खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल है वो करीबन 365 का है, मुझे लगता है कि उसका स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 420 425 पहला पड़ाव रहेगा, 425 अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट करीबन 450 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जो लेवल आपको बताए गए हैं ऊपर में 420 450 तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो जो तेज़ी का रुझान है खासतौर पे मिड कैप आईटी स्टॉक्स में और जेंसर टेक्नोलॉजीज में, वो शायद आगे भी जारी रह सकता है। एक और स्टॉक जिसके नतीजे हैं, नतीजों के दम पर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, वो है एनआरबी बेयरिंग्स का। एनआरबी बेयरिंग का मुनाफा अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 96.5% मुनाफा बढ़कर 33.3 करोड़ रुपए पर रहा है। ये साल दर साल 2 गुना के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। जो आय है उसमें करीब 23.25% के आसपास की ग्रोथ आई है। आय अगर आप देखें कंसोलिडेटेड बेसिस पे 255 करोड़ रुपए के आसपास रही है। 186 रुपए की 52 हफ्ते की जो ऊंचाई है उसके बेहद करीब आप देखें तो एनआरबी बेयरिंग में कारोबार देखने को मिल रहा है। बीते एक साल में देखें तो शेयर करीब 40% के आसपास चढ़ चुका है। अनुज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो 40% की बढ़ोतरी हमने पिछले एक साल में देखी है, क्या इतना दमखम है स्टॉक में कि 186 रुपए का जो 52 वीक हाई है वो भी पार हो जाएगा? खरीदारी करें या रुकें अभी? देखिए, मेरे हिसाब से इसमें रुकना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ा रनअप आ गया और अगर आप जनवरी से देखेंगे तो इसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। कोई ऐसा फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आया, हालांकि लोअर लेवल से ये रिकवर जरूर हुआ है बट अभी भी उसके ऊपर रेजिस्टेंस काफी है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। इसमें अगर खरीदारी करनी है तो निचले स्तरों में खरीदारी करें। अभी 171 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। अगर ये स्टॉक नीचे करेक्ट होकर आपको 160 165 के आसपास मिलता है तो एंट्री कर सकते हैं। करंट रेट मुझे लगता है कि काफी ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुके हैं और यहाँ पर एक गिरावट भी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से एग्रेसिव बाइंग का स्टॉक नहीं है, यहाँ पे रुकना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर 160 के 165 के लेवल मिले तो एंट्री कर सकते हैं। करंट रेट पे मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करना चाहिए। नो डाउट कि जो स्टॉक का स्ट्रक्चर है वो अभी एक साइडवेज में है, एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। या तो अगर ऊपर में अगर हम इसे ब्रेकआउट 190 के ऊपर ये स्टॉक चलेगा तो आपको काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, या फिर अगर ये नीचे में 160 165 मिलेगा तो वहां पे रिकवरी हो सकती है। अदरवाइज मेरे हिसाब से स्टॉक ये रेंज में रहेगा। तो एग्रेसिव बाइंग का स्टॉक नहीं है, वेट एंड वॉच जरूर करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर में। वेट एंड वॉच करें। एनआरबी बेयरिंग्स में अगर आप खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो 2 लेवल्स हैं, 160 165। ये नीचे में अगर आपको लेवल दिखे वहां पे खरीदारी करें, या तो फिर ऊपर में 190 रुपए का लेवल पार होने दें, यानी नया एक जो फ्रेश ब्रेकआउट है उस स्टॉक में आने का वेट करें। उसके बाद हो सकता है कि स्टॉक में जो नई तेजी है वो देखने को मिल सकती है। एक और स्टॉक जो कि फोकस में है वो है HDFC लाइफ का। आज भी अगर आप देखें तो 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। 600 रुपए के नीचे स्टॉक कारोबार कर रहा है। इनका एक प्रमोटर था एबरदीन, उन्होंने जो बाकी बची पूरी करीब 1.25% के आसपास की हिस्सेदारी है वो स्टॉक में बेच दी है। ब्लॉक डील हुई थी, उसके जरिए ये हिस्सेदारी बेची गई है। 580 रुपए के आसपास ये ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेची गई है और उसके जरिए करीब 2070 करोड़ रुपए की जो रकम है वो एबरदीन की ओर से जुटाई गई है। 3.56 करोड़ शेयर बेचे गए हैं इस ब्लॉक डील में, जिसके बाद अब एबरदीन की पूरी तरह से इस स्टॉक से, इस कंपनी से एग्जिट हो चुकी है। 23 साल पहले उन्होंने इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें एंट्री की थी और अब ये जो ब्लॉक डील हुई है, जो पूरा हिस्सा बिका है, उसके बाद पूरी तरह से HDFC लाइफ में वो एग्जिट होते हुए दिखे हैं। सर, अमूमन हम देखते हैं कि जब किसी निवेशक का एग्जिट होता है, यानी कि जो हैंगओवर होता है कि हिस्सा बिक्री होनी है, वो हिस्सा बिक्री जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक में बड़ा उछाल देखने को मिलता है। लेकिन HDFC लाइफ के केस में ऐसा नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट आज भी जो बिकवाली है वो स्टॉक में देखने को मिल रही है, बावजूद इसके कि ऐसे इंडिकेशंस हैं कि इनके जो प्रमोटर हैं HDFC बैंक, उनकी ओर से ही ये जो खरीदारी है वो की गई है, अपनी JV पार्टनर का जो हिस्सा बिका है। तो क्या रीजन है? चार्ट्स में कोई कमजोरी नजर आ रही है आपको? देखिए, स्टॉक ने मार्च में करीबन 458 का लो बनाया था, वहां से उठ के करीबन 585 तक के लेवल में अच्छी खासी रनअप देखने को मिली है। स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ये भी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप जनवरी से देखेंगे तो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेंज में ट्रेड कर रहा है। कोई फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। हालांकि जो उसने लो बनाया था ये अभी तक का लो था जनवरी से लेकर, तो वहां से जरूर रिकवर हुआ है। हालांकि कोई हाई इसने ब्रेक नहीं किया है। इसमें एक रेजिस्टेंस है करीबन 620 का, तो जब तक ये 620 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ज्यादा बड़ी लंबी आपको तेजी देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट है वो नीचे करीबन 500 से लेकर 600 के बीच मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो एग्रेसिव बाइंग का कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर। अगर आपको डिप मिले तो खरीदारी करें। अगर ये स्टॉक आपको नीचे 550 540 के आसपास मिलता है तो वहां पे एंट्री कर सकते हैं।
एग्रेसिव बाइंग मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी अवॉइड करनी चाहिए। एग्रेसिव बाइंग से बचें आप HDFC लाइफ के स्टॉक में। नीचे में अगर आप डिप्स में आपको स्टॉक मिले 540 550 के आसपास, तो वहां आप चाहें तो स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन एक स्टॉक जो कि आज दमदार एक्शन में है वो है साउथ इंडियन बैंक का। स्टॉक में अगर आप देखें एक्शन की जो वजह है वो है इनके कुछ जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें MD और CEO की पोस्ट के लिए इन्होंने जो उम्मीदवार हैं उनकी शॉर्टलिस्टिंग कर ली है। जो नाम सामने आए हैं उसके बाद से हम देख रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक के स्टॉक में काफ़ी अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। 9% के आसपास की तेजी हम देख रहे हैं कि साउथ इंडियन बैंक में देखने को मिल रही है। सर, चार्ट्स क्या बता रहे हैं साउथ इंडियन बैंक में? क्या आज का जो अपमूव है वो आगे और भी जारी रह सकता है? देखिए बिल्कुल, आज इसमें एक वी ब्रेकआउट देखने को मिला है। जो इसका लास्ट टाइम हाई था करीबन 19 रुपए का, वो यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया है और इंटरेस्टिंगली वॉल्यूम भी यहाँ पर ऐड हुए हैं। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टॉक हो सकता है शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। और ऊपर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार 22 से लेकर 23 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं, तो खरीदारी का ट्रेड इसमें बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 1580 पे लगा है। हमें लगता है कि यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम 23 रुपए तक के टारगेट के लिए साउथ इंडियन बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 23 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट करीबन 26 से लेकर 27 रहेगा। मोमेंटम अच्छा है, टेक्निकल ब्रेकआउट इसमें अच्छा है, वॉल्यूम बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और डेफिनेटली फंडामेंटल भी स्टॉक के काफी अच्छे हैं, तो स्टॉक में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। अनुज जी, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस, कोई ऐसे स्टॉक्स, कोई आइडियाज़ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ, जिसमें खरीदारी की जा सकती है? कौन से पिक्स हैं आपके सर? देखिए पहला स्टॉक हमारा जो हमने चुना है उसमें BEL है। ये एक स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम हमने आते हुए देखा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 108 पे स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट करीबन 120 तक मुझे लगता है कि यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो BEL के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम है, टेक्निकल चार्ट्स पे अच्छा ब्रेकआउट है, ये खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक है टाटा पावर का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे मोमेंटम हमने टाटा पावर में आते हुए देखे हैं, तो मेरे हिसाब से टाटा पावर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। स्टॉप लॉस 206 का लगा है, टारगेट करीबन 230 तक देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में है और यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो है वो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, रियल एस्टेट स्टॉक है DLF। तो DLF में खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 450 पे स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर करीबन 520 तक का देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें चौथे स्टॉक की तो SBI है। इसमें हम अच्छे मोमेंटम आते हुए देख रहे हैं, टेक्निकल चार्ट भी पॉजिटिव है। तो SBI के अंदर खरीदारी करें, 555 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर करीबन 620 तक हो सकता है। चारों ही कॉल थोड़ी सी पोजिशनल टाइप पर है, आप 10 से 15 दिनों के लिए इसको होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, मैं आपसे इनफैक्ट पूछने वाला था कि क्या व्यू लेके चलना है। आपने बता ही दिया कि 10 से 15 दिन का व्यू आपको लेके चलना है। इन स्टॉक्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अनुज जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया, सारे स्टॉक्स पर आपने राय दी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहें सर? देखिए यहाँ पर हमने जो भी स्टॉक डिस्कस किए ये हमने अपने कंपनी के क्लाइंट्स के साथ शेयर किए, उनकी पोजीशन इसमें हो सकती है। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे साथ जुड़े, अपना मूल्यवान समय आज आपने हमारे साथ शेयर किया और सभी स्टॉक्स पर आपने राय दी और खास तौर पे जो पिक्स आपने बताई हैं उसके लिए भी आपका विशेष रूप से धन्यवाद सर। तो एक बार आपके सामने रख देता हूं कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको अनुज जी ने बताए हैं। एक तो BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें आपको खरीदारी करनी है। 108 रुपए का स्टॉप लॉस है, 120 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 113 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। टाटा पावर ये अगला स्टॉक है जिसमें आपको खरीदारी करनी है। पोजिशनल बेसिस पे 10 से 15 दिन का आपको व्यू लेके चलना है। 216 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 206 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में टारगेट 230 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तीसरा स्टॉक है DLF का। जैसे रियल एस्टेट पैक में आज तेजी देखने को मिल भी रही है, वहां पे DLF इन्होंने चुना है। 475 रुपए के आसपास है, 450 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर में 520 तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और बैंकिंग शेयरों में तो मोमेंटम है ही है। जो लीडर है, जो राजा है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको आप चुने। 555 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 620 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में देखने को मिल सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जिनमें आज आपको करनी है खरीदारी। एक बार जरा मार्केट्स पे नजर डाल लेते हैं। 18,550 के आसपास के लेवल्स हैं, वहीं पे हमने शो की शुरुआत करी थी 1 घंटा पहले और आप देखिए निफ्टी में अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास ही कहीं ना कहीं कारोबार देखने को मिल भी रहा है। तो बाजार कहीं नहीं गया है, आज बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है। तो एक छोटे दायरे में, एक रेंज में मार्केट्स में कारोबार देखने को मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ 4 पिक्स भी हैं जो को आपको अनुज जी ने बताई हैं, उन पर आप चाहें तो खास तौर पे फोकस करके चल सकते हैं। हेलो मनी 9 मेरा सवाल है, मैं आज के लिए बस इतना ही। आपसे विदा लेते हैं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।